वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन. ओके, गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि आपको जगाना जरूरी है ना, जैसे बात कर रहे हैं अपने अपने आपस में हो, इसलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बिजनेस कमर्शियल नॉलेज फर्स्ट टॉपिक टुडे. एंड आप सबको पता होगा कि फर्स्ट टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बीसीके. तो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें. आप सब लोगों को पता है कि आपको सेपरेट नोट्स बीसीके के लिए नहीं मिले क्योंकि आपको आईसीआई मॉड्यूल ही रेफर करना है. एंड उसका सिंपल रीज़न ये है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसको पकड़ कर ही आपको एमसीक्यूज आते हैं. तो मैं अगर उसको थोड़ा डाइल्यूटेड लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, मतलब थोड़ा आसान लैंग्वेज में उसको समझा दूँ, तो कोई यूज़ नहीं है क्योंकि वो आसान लैंग्वेज एग्जाम में नहीं आएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग वाई वी आर नॉट मेकिंग नोट्स फॉर बीसीके? क्लास बुक का कोई टेक्स्ट बुक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो टेक्स्ट बुक अगर सिंपल लैंग्वेज में बन जाए तो सिंपल लैंग्वेज में एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं आएंगे. ठीक है, सो दैट्स द रीजन वी आर नॉट हैविंग एनी टेक्स्ट बुक फॉर इट. नाउ व्हाई बीसीके फॉर सीए कोर्स? सीए कोर्स में एज सच अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, ये सब सब्जेक्ट होते हैं. तो फिर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्यों सीए कोर्स में डाला गया है? ताकि आपको बिजनेस वर्ल्ड का नॉलेज मिले. और जब आप बोलो कि आप बिजनेस की पूरी जानकारी ले रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप आपके क्लाइंट्स के बिजनेस को अच्छे से समझ पाओगे और आप सीए बनने के बाद बिजनेसमैन भी बन सकते हो ना. व्हाई यू वांट टू डू ओनली प्रोफेशन ऑफ सीए एज अ जॉब और प्रैक्टिस? उससे अच्छा आप आपका बिजनेस भी सेट कर सकते हो. तो आपको बिजनेस का भी एक डायरेक्शन मिले, इसलिए बीसी के आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया हुआ है. एंड इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है सीए इंटरमीडिएट में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो आपके ग्रुप 2 में आता है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसएम. तो एसएम सब्जेक्ट आपका ग्रुप 2 में आएगा. उसी ये जो है ना, ये एक फर्स्ट स्टेप है. इसी का एडवांस्ड स्टेप आएगा एसएम. वो ग्रुप 2 में 40 मार्क का वेटेज रखता है, 50 मार्क का. और यहाँ पर ये जो बीसी के ये 40 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके फाउंडेशन लेवल पर. ठीक है, अगर आपको बीसीके का थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आपने अपडेटेड रहना चाहिए बाय रीडिंग सम न्यूज़पेपर्स. दीज आर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर. एनी वन न्यूज़पेपर यू शुड फॉलो. यू शुड नॉट चेंज द न्यूज़पेपर ऑल्सो, बिकॉज उसकी लैंग्वेज की आदत हो जाती है फिर. एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पर जब तक आपको फाइनेंशियल पेपर्स पढ़ने की आदत नहीं है तब तक के लिए तो आपने एक ही पेपर को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. आई वुड रिकमेंड इकोनॉमिक टाइम्स इज बेस्ट. उसके अलावा यहाँ पर बहुत से नाम लिखे, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स भी है. मुझे इकोनॉमिक्स टाइम्स मतलब से कोई कमीशन नहीं मिलता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने से थोड़ा आसान लैंग्वेज में भी समझ सकता है. आसान मतलब बाकी पेपर्स के मुकाबले, और उनका थोड़ा रिसर्च जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है. ठीक है, एज फार एज द बिजनेस मैगजीन्स आर कंसर्न, फोर्ब्स, बिजनेस इंडिया, बिजनेस टुडे, बिजनेस वर्ल्ड, ये सब भी है. आप बिजनेस टुडे पढ़ सकते हो एज अ रिकमेंडेशन. ठीक है, बट ये भी कोई रेगुलर बेसिस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है. जब आप बोर हो जाओ, जब आपको नींद ना आए तो पढ़ लेना, बराबर नींद आ जाएगी आपको. ठीक है, इसको पढ़ने से या नहीं पढ़ने से आपका बीसीके का स्कोर चेंज नहीं होता है, बट यस जो नॉलेज आप यहां पर गेन करोगे उसका इंपैक्ट आपको ऑटोमेटिकली फील होगा. ओके, नाउ एज फार एज द चैनल्स आर कंसर्न, जब आप टीवी चैनल्स वगैरह देखते हो तब चैनल चेंज करते वक्त कभी गलती से कहीं रुक जाए सीएनबीसी वगैरह पर, तो आपको कुछ स्ट्रिप्स नीचे घूमती हुई दिखेंगी. कुछ एक बॉक्स आपको राइट या लेफ्ट में दिखेगा जहाँ पे सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह सब, डो जॉन्स वगैरह लिखा रहता है. तो ये सब स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैनल्स होते हैं, बिजनेस रिलेटेड चैनल्स होते हैं. इनमें सीएनबीसी सबसे इजी तरीके से आप देख सकते हो, सीएनबीसी. और वो भी चैनल चेंज करते करते एक आधी बार 5-10 मिनट के लिए सुन लिया करो. ठीक है, बहुत आधा 1-1 घंटा मत सुनो क्योंकि बाद में कभी सुनोगे ही नहीं फिर. उससे अच्छा 5-10 मिनट सुनकर चेंज कर सकते हो आप, सैचुरेशन लेवल आने के पहले ही चेंज कर देने का. ठीक है, ये धीरे धीरे क्यों ना हो, थोड़ा प्रैक्टिस बनाओ ताकि आपको थोड़ा फाइनेंस पे ग्रिप आएगा. नाउ कमिंग टू द डोमेन्स ऑफ बीसीके, द मेन एरियाज ऑफ बीसीके. सबसे पहले बीसीके इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. एज यू ऑल नो, बिजनेस जहां हम बोलते हैं बिजनेस, तो बिजनेस ये कॉन्सेप्ट ही बहुत वास्ट है. बिजनेस का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है. राइट, जब आप बोलते हो कि अरे ये भी बिजनेस हो सकता था, ऐसा भी आइडिया हो सकता था, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नो लिमिट. देयर इज नो लिमिट टू द स्टडी ऑफ बीसीके, बट यस इट्स डेफिनेटली अ वास्ट सब्जेक्ट. एट द सेम टाइम इट इज वेरी इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट. इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट मतलब मल्टी डिसिप्लिन से यहाँ पर नॉलेज यूज होता है. क्यूटी, कॉस्टिंग, एफएम,
अलग अलग सब्जेक्ट्स का यहाँ पर नॉलेज यूज होता है। तो और ऑब्वियसली ये सब बीसी के जो है इन सभी से कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग योर अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग। तो बीसी के समथिंग विच इज इलेक्ट्रिक, मतलब इसमें बहुत से डिसिप्लिन्स का नॉलेज आता है, इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर अलग अलग, नॉट जस्ट योर कॉमर्स साइड बट यू नो, जैसे कि आपके बीसीके के कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इनकी ओरिजिन कहाँ से आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। कहीं पे बायोलॉजी आएगा, कहीं पे मिलिट्री आएगा, वहाँ से वर्ड्स यहाँ पर लाए गए हैं। आपके बिजनेस वर्ल्ड में वो वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कि टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वर्ड वुड बी स्ट्रैटेजी। जब मैं बोलता हूँ एक स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ, तो स्ट्रैटेजी जब हम बोलते हैं तो ये स्ट्रैटेजी मिलिट्री से आया हुआ वर्ड है। अब मिलिट्री का और स्ट्रैटेजी का क्या संबंध है? जब आप अपोनेंट पर अटैक करके उनको हराना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि लेफ्ट से इतने लोग जाएंगे, राइट से इतने लोग जाएंगे, ये वो इस वक्त अटैक होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ। दिस इज नथिंग बट द होल प्लानिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। वैसे ही बिजनेस में भी ऐसे स्ट्रैटेजीज ड्रॉ किए जाते हैं टू कॉम्पीट विथ योर कॉम्पिटिटर्स। वहां पर अपोनेंट कौन है? कॉम्पिटिटर्स है हमारे। और ऑब्वियसली जैसे मिलिट्री में सामने वाले ट्रूप को हराना होता है, यहाँ पर आपको सामने वाले बिजनेसेस को हराना होता है ताकि आपका मार्केट पोजीशन ऊपर जाए, ताकि आपका जो गुडविल है, रेपुटेशन है, आपका मार्केट शेयर है वो बढ़ जाए। तो इसलिए डेफिनेटली ये जो स्ट्रैटेजी वर्ड है ये मिलिट्री से आया हुआ है। बिजनेस ड्रॉ देयर स्ट्रैटेजीज टू बीट देयर कॉम्पिटिटर्स, इसलिए ये वर्ड यहां पर यूज होता है। सेकेंड वर्ड आता है दोस्तों लॉजिस्टिक्स। अब ये लॉजिस्टिक वर्ड जो है, लॉजिस्टिक्स, इसका मतलब ये भी मिलिट्री से आया हुआ है। जब एक मिलिट्री के ट्रूप्स एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट होते थे तो उस वक्त वो क्या करते थे? अपना पूरा लॉजिस्टिक उठाकर जाते थे, मतलब खाने पीने का सामान, कपड़े, उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स, ये सब को बोला जाता था लॉजिस्टिक्स। तो यहां पर बिजनेस में इन सामान को क्या बोला जाता है? गुड्स, इनपुट्स, आउटपुट, ये सबको भी लॉजिस्टिक ही बोला जाता है। जो रॉ मटेरियल हमको लगता है वो सब हमारा लॉजिस्टिक है, जो आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं वो भी हमारा लॉजिस्टिक ही है। तो इसमें दो टाइप के लॉजिस्टिक्स होते हैं, एक इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है और एक आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है बिजनेस एंगल से। जो इनबाउंड लॉजिस्टिक है वो बिजनेस के अंदर आ रहे हैं और जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक है वो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओगे कि कौन से लॉजिस्टिक बिजनेस में आते हैं? रॉ मटेरियल्स आते हैं। कोई इंटरमीडिएट गुड्स लगता होगा अगर आपको, तो वो भी तो बिजनेस के अंदर आता है ना, इनफ्लो अंदर बिजनेस में अंदर आ रहा है। और कौन सा आउटबाउंड लॉजिस्टिक रहेगा? फिनिश्ड गुड्स, जो आप प्रोड्यूस करके कस्टमर को भेज रहे हो, वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक है आपका। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर सिस्टम में मैन्युफैक्चर करता हूं, सपोज, जो मेरे सामने यहाँ पर वर्चुअल में दिख नहीं रहा होगा बट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है, इस कंप्यूटर सिस्टम को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्या इसके हर पार्ट को हम मैन्युफैक्चर करेंगे? नहीं। इसमें से मदरबोर्ड हम उसकी कंपनी से खरीदते, राइट। सपोज हम कैमरा उसकी कंपनी से खरीदते हैं, तो ये मेरे लिए बन जाएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इसमें से कुछ गुड्स सेमी फिनिश गुड्स है जो मैं ले रहा हूं, कुछ गुड्स एकदम रॉ मटेरियल है वो मैं ले रहा हूं, तो ये सब इनबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट है। और जब ये कंप्यूटर बनकर यहां से डायरेक्टली कस्टमर के पास जाएगा या मेरे बिजनेस प्रेमाइस से बाहर जाएगा, भले ही फिर वो डीलर के पास जाने दो या कहीं पर भी जाने दो, मेरे बिजनेस से बाहर कंप्यूटर बनकर जब जाएगा तो ऑब्वियसली हम उसको बोलेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक, विच इज माय फिनिश गुड्स। समझ गए? तो मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, मिलिट्री सप्लाईज एंड इक्विपमेंट फ्रॉम मिलिट्री एंगल. Now there are two types of logistic. One is inbound logistic, that is movement of input from business angle, and next is outbound logistic. Outbound logistic is movement of outputs. Outputs मतलब finished goods. Output मतलब finished goods. ठीक है? Don't write anything. I will share the PPTs with you. ये जो पूरा PPT है इसका PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. Don't worry at all. ठीक है? बुल, ये वर्ड आपने बीसीके में सुनना है बार बार. बुल्स, बेयर्स, ये स्टॉक मार्केट के टर्म्स है, ये बायोलॉजी से आए हुए टर्म्स है. बुल्स एंड बेयर्स का सर एनिमल्स का बिजनेस से क्या कंसर्न है स्टॉक मार्केट से? सो वी आर डीलिंग विद द साइकोलॉजी ऑफ एनिमल. क्या साइकोलॉजी होती है बुल की? सिंग से ऐसे उछाल कर आप अपने सामने वाले अपोनेंट को वो हराता है, मारता है, बुल. Whereas bear क्या करता है? उसको दबोचता है, तो इसका मतलब उसको नीचे गिराता है. तो बुल क्या कर रहा है? मार्केट को ऊपर ले जा रहा है.
बेयर क्या कर रहा है, मार्केट को नीचे ला रहा है। जब जब मार्केट नीचे आएगा बेरिश बोला जाएगा, जब जब मार्केट ऊपर जाएगा बुलिश बोला जाएगा। तो यहाँ पे बुल अगेन द ओरिजिन इज फ्रॉम बायोलॉजी, द एनिमल साइकोलॉजी, एंड इट इज नथिंग बट द राइज इन द स्टॉक प्राइस थ्रू बिल्डिंग अ बाय प्रेशर। व्हाट इज बिल्डिंग अ बाय प्रेशर? व्हेन इन द मार्केट, सपोज ये सब पूरा मार्केट है और हम सब बायर्स एंड सेलर्स है, हम सब में से बायर्स ज्यादा है, उनका क्वांटिटी ज्यादा है और सेलर्स बहुत कम है, तो दिस इज कॉल्ड एज बिल्डिंग अ बाय प्रेशर। और जब ऐसा होगा तो डिमांड में इंक्रीज ज्यादा होगा और सप्लाई में इंक्रीज कम होगा, तो उससे प्राइस बढ़ेगा। ये आपने इकोनॉमिक्स में सीखा है, करेक्ट? तो फिर बेयर की हद तक मुझे बताओ क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए? इट विल बी अगेन फॉल इन द स्टॉक प्राइस एंड दैट इज नथिंग बट बिल्डिंग थ्रू सेलिंग प्रेशर। इट इज डन थ्रू सेलिंग प्रेशर, मतलब सेलर्स का क्वांटम ज्यादा है और बायर्स का क्वांटम कम है, तब सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा रहेगा और डिमांड में इंक्रीज कम रहेगा, तब प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए जो जो आपने बोला था वही लिखा है। अगेन बायोलॉजी से आया हुआ टर्म है, एनिमल साइकोलॉजी पर बेस्ड है। फॉल इन द प्राइस ऑफ स्टॉक थ्रू बिल्डिंग अ सेल प्रेशर, करेक्ट? बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। बीसीके कभी एक जगह रुक नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस कभी एक जगह स्टैग्नेंट नहीं होते। एक सेंटेंस है जो बहुत फेमस है, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इन लाइफ। बिजनेस के हद तक बहुत सूट होता है ये। बिजनेस में जो बिजनेस चेंज को अडॉप्ट करता है वही टिक पाता है। चार्ल्स डार्विन नाम के एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जो एनवायरमेंट को स्टडी करते थे, उन्होंने बोला ये सेंटेंस कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो नहीं टिकेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट है वो नहीं टिकेंगे, वो स्पेसिस टिकेंगे जो सबसे ज्यादा अडॉप्टिव है चेंज के लिए, जिनको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल चेंज वो भी चेंज, तरीका चेंज हुआ वो भी चेंज हो गए, वही टिक पाता है बिजनेस में। चार्ल्स डार्विन, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है। क्या क्या? Survival of the fittest, right? The one who is adaptive to change, survival of the fittest, the one who can compete and ever evolving their business strategies. Your business strategies cannot be constant, right? क्योंकि business का environment constant नहीं होता है, तो business के strategies भी constant नहीं रहेंगे, correct? Now we will come to some basic things in BCK. सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक्टिविटीज तो हम हर दिन करते हैं, आप लोग, मैं, अपन हर वक्त एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। उन एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटीज हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और हो सकता है कुछ एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी, द अदर विल बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी तो उसमें तीन टाइप आ सकते हैं, तीन अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकते हैं। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू डू इट फॉर मनी पर्पस। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स इसमें आते हैं। एंड तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट सर्विस, जो आप सर्विस कर रहे हो फुल टाइम किसी के पास, उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कैन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गेट इनटू एम्प्लॉयमेंट आल्सो? यस। कैन दे गेट इनटू प्रोफेशन? कैन दे गेट इनटू बिजनेस? यस, ऑफ कोर्स। समझे क्या सर? बिजनेस कैसे आएगा सर? क्यों, मैं सीईओ हूं मगर मुझे बिजनेस करना है, हो सकता है ना फिर बिजनेस में भी आए। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों का अपने अपने फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, अपनी अपनी जगह तीनों भी सही है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है दोस्तों? Anything which is done out of love, affection, satisfaction, psychological बोलो, religious बोलो, whatever, जिसका मनी ऑब्जेक्टिव नहीं होता उसे हमें नॉन इकोनॉमिक बोलते हैं। वेलकम टू दैट। फर्स्ट विल फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic activities refers to all those human activities which are undertaken to earn living and thereby satisfy human wants. मुझे बोलिए, आप सबके पेरेंट्स काम करते हैं, या तो दोनों करते होंगे या तो एक करते होंगे, बट करते तो है। तो क्यों कर रहे वो काम? नहीं सर, फिर दिन भर क्या करेंगे, इसके लिए काम कर रहे क्या वो? फिर
सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, फिर तो वो बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। वांट सेटिस्फैक्शन के लिए, लिविंग जो डेली बेसिस पर हमें रिक्वायरमेंट्स लगते हैं उन सब के लिए पैसा लगता है, और पैसे हमारे वांट सेटिस्फैक्शन के काम में आते हैं। करेक्ट? पैसा अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली जरिया क्या है, या तो बिजनेस करो, या तो प्रोफेशन करो, या तो एम्प्लॉयमेंट करो। आप सबके पेरेंट्स इन 3 कैटेगरी में से एक जगह फॉल होते ही है, होते ही है। बराबर है? यस और नो? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज are those human activities that are undertaken to earn living and thereby satisfy human wants. The main objective of these activities is to earn income and create wealth. पैसा कमाओ और वेल्थ जमा करो। ताकि वेल्थ क्यों जमा करना है? पैसा कमाना है, वांट सेटिस्फाई करना है ना। तो ऐसा क्यों नहीं करते हम? पैसा जमा किया, खर्च किया, पूरे वांट सेटिस्फाई कर दिए, वापस पैसा जमा किया, फिर खर्च कर दिया। इमरजेंसी आई तो, या फ्यूचर नीड्स के लिए क्या? अभी हैंड टू माउथ कब तक चलेगा? समझा कि नहीं? आज दिन भर में अपन ने 2000 रुपए कमाए, पूरे 2000 उड़ा देंगे तो नेक्स्ट डे वापस 0 पे आ जाएंगे। ऐसा कोई करता है क्या? इसको बोलते हैं हैंड टू माउथ। जो कमाया उसी पे घर खर्च चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अगले दिन फिर नई स्टोरी, वापस फिर 0 से स्टार्ट। ऐसा नहीं होता है ना। डेली वेज अर्नर्स मगर बेचारे मजबूरी से यही करते हैं। बराबर है? वेल्थ क्रिएशन कब होता है? जब सेविंग होता है। उनका सेविंग ही नहीं होता ज्यादातर, और इंडिया में तो कल्चर ही अलग है। जो अगर सेव भी हो रहा होगा वो डे के एंड पे वैसे भी उड़ जाता है ना। रोज की आदत होती है ना, राइट? तो ऐसे केस में नो डाउट ऐसा है कि आपका जो एक्टिविटी है वो अर्निंग इनकम के लिए होता है एंड क्रिएटिंग वेल्थ होता है। पैसा कमाना भी है और वेल्थ भी क्रिएट करना है ताकि फ्यूचर के लिए कुछ बन पाए, कुछ बच पाए। मनी इज अर्न थ्रू वर्क विच इज डन टू सेटिस्फाई वांट्स। ये सब एक ऐसा कॉमन सेंटेंसेस है जो आपको कॉमन सेंस से भी आते हैं, ठीक है ना। कोई सिलेबस का पार्ट है ये सोच के मत पढ़ो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब मनी ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। करेक्ट? तो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब मनी मेकिंग, मतलब प्रॉफिट मेकिंग। दूसरा, इट शुड बी प्रोडक्टिव, कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज बननी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे एक्टिविटी विच इज इकोनॉमिक। ऐसा कुछ भी नहीं बना रहे और बोल रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। देयर शुड बी प्रोडक्टिविटी, देयर शुड बी एटलीस्ट या तो गुड्स प्रोड्यूस हुए या तो सर्विसेज हुए। इकोनॉमिक रिसोर्सेस का यूज होना चाहिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में। इकोनॉमिक रिसोर्सेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका यूज होना चाहिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में, मतलब इनका मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए, मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए। करेक्ट? एंड रैशनल यूज उसी को बोलते हैं। आप अगर ये रिसोर्सेस को सही ढंग से यूज करोगे तो उसे रैशनल यूज बोलते हैं, एंड रैशनल यूज नहीं करोगे तो आपके इकोनॉमिक मोटिव पे इंपैक्ट हो जाएगा। इसको रैशनली यूज करोगे तो ये अचीव होगा ना, देन इकोनॉमिक ग्रोथ आ पाएगा, क्योंकि आप एक्सपेंशन कर पाओगे। जब आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अच्छे से अटेन कर लेते हो, आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अटेन कर रहे हो मतलब प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ही तो ग्रो कर पाओगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगा जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हो। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। क्या क्या है बोलो एक बार? Economic motive, they should be productive in nature, there should be use of economic resource in a rational way for economic growth, for achieving economic growth. समझा पूरा लिंकिंग? Examples of economic activity, like for example production of goods by manufacturing unit in a factory. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं? दिख रहा है आपको? फैक्ट्री है और वहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या सोशल एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी ना होगी ना, गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, और गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी मनी मोटिव के लिए, इकोनॉमिक मोटिव के साथ, तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेलर टू रिटेलर्स, होलसेलर टू रिटेलर, तो वो फ्री में देगा कि प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा? प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। फिर सेलिंग द गुड्स बाय रिटेलर टू कस्टमर, ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये भी तो
मनी मोटिव के लिए किया जा रहा है, इकोनॉमिक मोटिव के साथ किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय रोडवेज, शिप एक्सेट्रा। तो जब आप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हो तो दो तरीके की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होते हैं, एक होता है लॉजिस्टिक और एक होता है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट। सो ऑब्वियसली दोनों भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल से कहीं गए, क्या आपने टिकट बाय किया? यस। क्या वो ट्रैवल्स कंपनी ने पैसा कमाया? यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और कभी आपने देखा रहेगा ना कि आप पार्सल भेजते हो या गुड्स भेजते हो, तो वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी तो प्रॉफिट कमाया जा रहा है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो या पैसेंजर हो, रेलवे से हो, शिप से हो, रोडवे से हो, वॉट एवर इट इज, एयरवे से भी हो, तो ये सब के सब किस में क्लासीफाई होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लासीफाई होते हैं। स्टोरेज, इनफैक्ट स्टोरेज ऑफ गुड्स इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलू क्या? सर्विसेज कैसे स्टोर होते हैं और उसको क्या स्टोरेज सर्विस लगती है क्या? नहीं ना। मगर गुड्स का वेयर हाउस होते हैं ना, और वेयर हाउस में जब गुड्स स्टोर होते हैं तो ऑब्वियसली वेयर हाउस कंपनी को रेंट मिलता है, उसका उसके चार्जेस मिलते हैं उसको, तो ऑब्वियसली ये बन गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सब एग्जांपल्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी के। क्लिनिक रन बाय अ डॉक्टर, अभी तक गुड्स 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 बोल रहे थे, अब आएगा सर्विसेज। जहां एक डॉक्टर अपना क्लिनिक रन कर रहा है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जहां एक लॉयर अपने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कोर्ट में, वो भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफिस में जो वर्किंग होता है ऑफिसर द्वारा, अगर वो वर्क करते तो वो बन जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, करेक्ट, बैरिंग फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहकर भी काम करते हैं ऑफ कोर्स, बट नॉर्मली जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। And next is services of a teacher or in a school or colleges. Of course, they teach there. They give you their services. That is also economic activity. And working of farmers in his field to sell his produce. तो जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको बेचने के लिए उसको फार्म में काम करना पड़ता है। टीचर को काम कर कर ही सैलरी मिलती है, लॉयर को काम कर कर ही उसकी फीस मिलती है, डॉक्टर को काम करके ही उसकी फीस मिलेगी। एंड अल्टीमेटली वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर जब काम करता है तो ही उसको उसका सैलरी मिलता है। तो ये सब के सब कुछ ना कुछ बदले में रिटर्न में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, इसलिए ये सब बन जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? अभी कंसिडरेशन फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आखिरकार हम क्यों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं? आउट ऑफ love and affection. Love and affection, like for example taking dinner with family, cooking food for family, ये सब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हम लोग करते हैं। और ये सब के पीछे ऐसा नहीं होता है कि खाना खाते आज पापा पैसे दे देंगे, खाओ अभी, एक चपाती एक्स्ट्रा खाए तो पैसे और, है ना? नहीं ना, ऐसे तो कोई इंटेंशन से खाना नहीं खाते ना तुम। तो ये बन जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहां पर पैसा मोटिव नहीं था, यहां पर सिर्फ साथ में खाना खाने से प्यार बढ़ेगा, एक बातचीत होगी, इसलिए हम साथ में खाना खाते हैं। सो ये बन जाता है अपना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जैसे कि मेडिटेशन इन अ पार्क या हाउस, कहीं पर भी बैठ के आप मेडिटेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको ऐसे शांति से मेडिटेशन करने से कोई पैसा देने वाला क्या? नहीं ना। आप ये करते हो तो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन लगता है, कुछ अच्छा लगता है यहाँ पर, और इसीलिए आप ये करते हो, राइट? एंड दैट इज नथिंग बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिजिकल नीड्स, जैसे कि मॉर्निंग वॉक, कुछ एक्सरसाइज, जिमिंग, ये जब आप करते हो तो ऑब्वियसली आप ये इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपकी वो बॉडी की जरूरत है, और ये कोई पैसों के ऑब्जेक्टिव से नहीं किया जा रहा है। दैट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिलीजियस बिलीव्स, जैसे कि आप प्रेयर के लिए टेम्पल जाते हो या मॉस्क्यू जाते हो, कहीं पर भी आप गए, भले ही वो कोई भी रिलीजन का कुछ भी हो, आप वहां पर क्यों जा रहे हो? प्रेयर करने जा रहे हो। अल्टीमेटली उससे क्या होने वाला है? इधर और इधर सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, दैट्स इट, राइट? मंदिर जाएंगे, वो पुजारी हमको पैसा देगा, ऐसा कोई लॉजिक रहता है क्या? नहीं ना। आप ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको इन सब में कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। पैसों की उम्मीद है क्या आपको? नहीं ना। तो दैट विल बी कॉल्ड एज
non-economic activity. Social obligation like helping victim in of an accident या floods वगैरह में किसी की मदद करना, earthquake में किसी की मदद करना, ये सब में आप कहीं पर भी पैसा कमाना सोचते हो क्या? नहीं, बस सामने वाले की मदद करना सोचते हो, राइट? कोई अचानक से कहीं फ्लड आ गया, कुछ किसी को बचा रहे, आप ये नहीं सोचते अभी अभी अमीर दिख रहा है अपने को पैसा देगा, ये उसकी जान बचाना आपको इंपॉर्टेंट होता है, उस वक्त वो फीलिंग से आप काम करते हो, एंड दैट विल बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है? इतना सुनामी वगैरह आया था बीच में, आपको पता होगा, तो उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे कुछ साल पहले, ये सब लोग इंडिया भर से लोग वहां पर गए थे मदद करने के लिए. इनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सर्विस टू मैनकाइंड था. और वो क्यों कर रहे हैं? ये सेटिस्फैक्शन के लिए, और कुछ नहीं. पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति. तो देशभक्ति के लिए आप खून देते हो, ब्लड डोनेशन फॉर आर्मी पीपल, या आप कुछ कंट्रीब्यूशन देते हो पीएम रिलीफ फंड को, अगर वो पेट्रियोटिज्म में जाता होगा तो पैसा, वॉट एवर इट इज. पीएम को रिलीफ मिलने के लिए नहीं गया तो दैट इज मोर बेटर, राइट? जनता के रिलीफ में जाना चाहिए, मतलब देश के लिए जाना चाहिए, एंड ऑब्वियसली दैट इज पेट्रियोटिज्म. पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति. देशभक्ति के लिए आप जो भी कर रहे हो वो सब के सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है. डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव. तो इकोनॉमिक ये जो एक्टिविटीज होती है इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मनी मोटिव होता है, मतलब अर्न लिविंग एंड एक्वायर वेल्थ. अर्न अ लिविंग मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में अपना गुजारा होना चाहिए, एंड एक्वायर वेल्थ मतलब हमने कुछ ना कुछ पैसा जमा भी करना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज जमा करना चाहिए. बेगर के केस में वो जो भीख मांग रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके एंगल से, क्योंकि वो ये कर रहा है, क्या कर रहा है? पैसा कमाने के लिए. सर्विस कुछ दे नहीं रहा है बदले में, वो अलग बात है, राइट? बट वो ये काम क्यों कर रहा है? उसको पैसा चाहिए इसलिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा. जिम इंस्ट्रक्टर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, करेक्ट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव होता है सेंटिमेंटल, इमोशनल, अल्ट्रुइज्म ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन. अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए अपन कुछ करते हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहां पर सब अपने फीलिंग वाले कंसेप्ट नॉन इकोनॉमिक में आते हैं, और पैसा कमाना, वेल्थ क्रिएशन, ये सब इकोनॉमिक में आता है. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन. जब जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो आपका एक्सपेक्टेशन होता है पैसा कमाना, मतलब मनी इनकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी. मतलब इमेजिन करो तुमने किसी को सर्विस दे दी, तुम लॉयर हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, या तुम कोई बिजनेसमैन हो, तुमने किसी को गुड्स दे दिए और वो बोलते थैंक यू. उतना ही बोल के निकल रहा है वो, थैंक यू, तुम नहीं होते तो ये भी नहीं पॉसिबल होता, थैंक यू वेरी मच. वो बोलते थैंक यू, ठीक है भाई पैसा दे, राइट? वही अगर किसी को तुम बचा रहे थे फ्लड में और वो बोलते थैंक यू, तुम बोलोगे नहीं नहीं पैसा दे. ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव. आप वो क्यों कर रहे थे, आपके एक्सपेक्टेशन क्या थे, दैट मैटर्स अ लॉट. यहां पर जब आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो कोई मनी एक्सपेक्टेशन नहीं होते आपके, आपका मनी एक्सपेक्टेशन कहां आता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है. रिलेशनशिप, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर एक्टिविटी एंड द मनी इनकम यू अर्न. The more activities you do, the more money income you will earn. But non-economic activity का कोई relationship नहीं होता है आपके money के साथ. It is related to only satisfaction. समझे? Measurement of outcome. जब जब आप economic activity करोगे तो आपका measurement of outcome आप clearly कर सकते हो in terms of money. मगर non-economic activity का measurement कभी money terms में नहीं होगा. आज किसी की मदद की, कितना मजा आया, कैसे बताएं? मगर आज बहुत गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, कितने बेचे? बिल्कुल मनी टर्म्स में बता सकते हो आप कितने बेचे. समझे क्या? लॉजिक. एज फार एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न, द लॉजिक इज गाइडेड बाय रैशनल कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड व्हाट इज द बेनिफिट आउट ऑफ इट. कितना पैसा लगने वाला है कॉस्ट, और उसके बदले में कितना बेनिफिट मिलने वाला है. ये सिंपल लॉजिक है, मगर ऐसे कोई लॉजिक से आप कहां नहीं लगाते हो? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में. इट इज प्योरली गाइडेड बाय सेंटिमेंट, योर इमोशन, योर सेटिस्फैक्शन. यू डू नॉट थिंक अबाउट हाउ मच कॉस्ट यू इनकर एंड व्हाट विल बी योर बेनिफिट, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेनिफिट देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल सेटिस्फैक्शन देयर.
तो इट इज गाइडेड बाय सेंटिमेंट्स, इमोशंस विदाउट रिगार्ड टू गेन और सैक्रिफाइस. कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, क्या फायदा होगा, गेन होगा, कुछ नहीं देखा जाता है. बस सेंटिमेंट, इमोशंस, ये से वर्ड्स ही आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में. रिसोर्सेस, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हम प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स देखेंगे. वी शुड एंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. बट ऐसा कोई लॉजिक अपन नॉन इकोनॉमिक में नहीं लगाते, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक में ऑप्टिमम यूज होना चाहिए रिसोर्स के, ऐसा सोचते ही नहीं है. जस्ट इमेजिन करो फ्लड में कोई मर रहा है और आप सोचोगे मैं इधर से जाऊंगा तो ज्यादा पैसा लगेगा, इधर से जाऊंगा तो कम पैसा लगेगा. ऐसा नहीं सोचते ना, आप सीधा चले जाते हो उसको बचाने के लिए. आप ये नहीं सोचोगे कि मेरी गाड़ी का फ्यूल एक्स्ट्रा लग रहा है जब मैं उधर से जा रहा हूं, जबकि उधर से जाने में उसको बचाने का चांसेस ज्यादा रहेगा. समझे कि नहीं? तो आप सीधा सीधा उस वक्त कॉस्ट बेनिफिट कुछ नहीं सोचते. मगर जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो आप जरूर सोचते हो कि यही एक्टिविटी को कम कॉस्ट में कैसे बनाया जाए ताकि बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले. करेक्ट? टाइप्स, एग्जांपल्स आप सबको पता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल 3 ही रहेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बहुत से एग्जांपल है जो डेली लाइफ में हम लोग करते हैं. फैमिली ओरिएंटेशन रहेगा, रिलीजियस थिंकिंग रहेगा, सोशल रहेगा, कल्चरल रहेगा, नेशनल पेट्रियटिज्म जिसको बोला था. ये सब एक्टिविटीज किस में आते हैं? नॉन इकोनॉमिक में आते हैं. बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट किस में आता है? इकोनॉमिक में आता है. बोलिए अभी ये एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो शेफ है. करेक्ट? जो फूड प्रिपेयर कर रहा है रेस्टोरेंट में, ऑफ कोर्स, इसका मतलब तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वेजिटेबल वेंडर है जो एक्टिविटी कर रहा है सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स की. ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी मेकिंग. नॉन इकोनॉमिक है क्योंकि ये घर में खाना प्रिपेयर करने की बात चल रही है, यहां पर दिख रहा है पिक्चर से. सो ऑफ कोर्स इट इज नथिंग बट नॉन इकोनॉमिक. इट इज डन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. पति से कितना पैसा मिलेगा ये बाद में शायद बैकेंड पे सोचा जाए तो पता नहीं, बट यहाँ पे अपफ्रंटली तो दिख नहीं रहा है. अपेरेंटली ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. शादी कर लो समझ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, नॉर्मल कैरम का गेम है ये. ऑब्वियसली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा. पेटा, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स. नॉन इकोनॉमिक क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव मनी मेकिंग नहीं होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स. मतलब क्या? लिविंग थिंग्स को बचाना है इनको मेनली. Have you been to this place? This is Gurudwara where you have langar services. It's very good food there. Tasty तो होता ही है, but at the same time these people who are serving the food, obviously they are doing it free of charge. They call it as seva. Okay? So this is free of cost given food every day 2 times in all the Gurudwaras. Since I am from Nanded, so I know this very well. I have seen this from my childhood. कि ये लोगों की unlimited रिलीजियस थिंकिंग होती है. बहुत अमेजिंग तरीके से ये लोग ये सब सर्व करते, खाना बनाते हैं. और आगे ये लोग चप्पल स्टैंड पर भी जो सर्विसेज देते हैं उनको भी सेवा बोलते हैं. वो भी ऑब्वियसली 1-2 साल की बुकिंग हो जाती है, तब जाके आपको नंबर मिलता है कि हाँ ठीक है 2 साल बाद आप ये दिन पर आ जाओ, आपको चप्पल स्टैंड पर सर्विस करने का मौका मिलेगा. टेकिंग द फुटवेयर्स ऑफ पीपल, गिविंग बैक टू देम. सो दीज एक्टिविटीज ऑल दे आर डन फॉर सेटिस्फैक्शन. एक बिलीव है उनके पास जिससे ये ह्यूमन मैनकाइंड को सर्व कर रहे हैं. दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दिस इज द पिक्चर ऑफ लॉयर. ऑब्वियसली ही इज सर्विंग in a court which you can see in the background. So of course this is economic activity. Last, celebration of Christmas with friends of course will be a non-economic activity. तो ये सब obviously आपने इन सब के पीछे एक ही चीज देखी, वो है ऑब्जेक्टिव क्या था. करेक्ट? Now let's understand business, profession, employment in detail. ठीक है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों में डिफरेंस होता है. हम लोग इनका मीनिंग, नेचर सब कुछ देखेंगे. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस के बारे में. ऑल ऑफ यू नो बिजनेस. तो बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्राइजिंग ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम, मतलब एरिया ऑफ एक्टिविटी pertaining to production, distribution and trading of goods and services. So right from producing the goods and services
to storing it, to distributing it and then to selling it to end consumer, जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं. ये सब एक्टिविटीज हम लोग किस में क्लासिफाई करते हैं? बिजनेस में. तो बिजनेस में ये सभी चीजें कवर होती है जिसको ऊपर लिखा गया एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज. सर ये डेफिनेशंस हमको याद रखने हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. फिर सर ये ऐसे ही पढ़ते रहे. यस, मैंने आपको पहले ही बोला कि बीसीके में आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ चीजें दिमाग में रिटेन्ड है. आपको बस लगेगा कि हाँ सुन लिया, सब कुछ समझ तो गया, बट अब पता नहीं. तो पता नहीं वाला आंसर आपको कहां से मिलेगा? जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे. और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे और आपको सब चीजें आएगी, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्लास में जो चल रहा है उसका इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसमें एक भी चीज को रट्टा मत मारना. छोटा सा दिमाग है, गलत जगह खर्च मत करो, बचेगा ही नहीं. ठीक है. नाउ बिजनेस में बी डिफाइंड एज वंस यूजुअल ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिएटिंग, ओनिंग एंड एक्टिवली ऑपरेटिंग एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ फर्म. फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, उसको आप ऑपरेट कर रहे हो, तो उसमें आप क्रिएट करोगे उस फर्म को, उसको ओन करोगे, उसको एक्टिवली ऑपरेट करोगे, तब जाकर उसको आप बिजनेस बुलाओगे ना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से आई एम हैविंग अ बिजनेस, सो आई हैव क्रिएटेड इट, I am actively operating it and I am owning it. So all the assets I own, all the liabilities I pay, I am payable. So obviously this is nothing but my business. तो business को कोई भी हम लोग create करते हैं, उसको हम लोग own करते हैं और उसके activities को हम लोग actively operate भी करते हैं. Activities को operate करना मतलब payments of expenses and revenue जो gain होता है, ये सब चीजें. तो business में ये हर चीज cover होती है. फीचर्स ऑफ बिजनेस. जब हम बिजनेस बोलते हैं तो बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर. बिजनेस कभी भी आपको जॉब मांगेगा नहीं, आपको जॉब देगा. इसलिए तो बिजनेस सेटअप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए तो जो सरकारें होती है, गवर्नमेंट होती है, वो भी तो बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि बिजनेस की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. करेक्ट. दे आर जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर. इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होता है, मतलब यहां पर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है. कभी आप किसी के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए जाओगे, वो आपको बोलेगा ठीक है कल से काम पे आ जाओ, आज 1 लाख इन्वेस्ट कर दो. ऐसा होता है कभी? नहीं ना. तो गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट के कोई भी जॉब में, वो तो अनऑफिशियली टेबल के नीचे की बात है रे, ऑफिशियली मत बोल, है ना. यहाँ पर इंडिया में यही चलता है. बट बाकी अदरवाइज नॉर्मली देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, मगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, और वो भी तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है. ऐसा बोला तो भी चलेगा. Until unless you have a altogether different strategy of doing business, like what Ola did, या Uber did, या Oyo Rooms they are doing, they don't invest in hotels या cabs. They are just doing the business. Still they are doing the business. उनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी में, बट स्टिल टेक्नोलॉजी में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है. बराबर है. कौन सा? रियल एस्टेट एजेंट्स. दे आर इनटू बिजनेस, बट उनका इन्वेस्टमेंट्स कम हो नहीं के बराबर है. उनका बस जो भी डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट रहेगा पेट्रोल डीजल का, वही रहेगा. तो काफी बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट्स कम होता है, बट जनरली इन्वेस्टमेंट्स कम रहेंगे तो रिटर्न्स भी कम आते हैं. इन बिजनेसेस में जिनको मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, इन बिजनेसेस में रिटर्न्स भी तगड़े हैं. तो आजकल ये एक नया कंसेप्ट आया ना कि इन्वेस्टमेंट्स कम रखो और रिटर्न्स ज्यादा कमाओ. स्टार्टअप जिसको बोला जा रहा है, सिस्टमैटिकली ऑपरेट होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है, और एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है जब आप बिजनेस बोलते हो, क्योंकि जितने इन सब चीजों का आप ख्याल रखोगे उतना आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव होगा. सस्टेनेबल फॉर जनरेशंस. आपका बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए जो कम टाइम में बंद हो जाए. आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो जनरेशंस टू जनरेशंस चलता जाना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म विजन से आप बिजनेस कर रहे हो. बिजनेस इज ऑलवेज डन विथ लॉन्ग टर्म विजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सस्टेनेबिलिटी? क्योंकि ये शब्द आपके बीसीके में बहुत बार आएगा, तो क्लियर रखो आप सबके माइंड में. सस्टेनेबिलिटी मींस जनरेशन टू जनरेशन चलते जाना चाहिए. आप कभी पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरने गए हो? पेट्रोल पंप के फ्यूल के वहां पर बोर्ड वगैरह पड़ा रहेगा आपने. वहां पे क्या लिखा रहता है? वहां पे लिखा रहता है फिल द पेट्रोल, राइड इन द होल सिटी, एंजॉय योर लाइफ. ये ऐसा लिखा रहता है, सेव पेट्रोल. और एक बूंद का वहां पे ड्राइंग रहता है. क्या रहता है?
सेव पेट्रोल। अरे कितना वियर्ड है, पेट्रोल पंप पे तो ऐसा लिखना चाहिए ना उन्होंने, सेल मतलब पेट्रोल भरो, घूमो फिरो, मजे करो, तभी तो उनका बिजनेस ग्रो होगा। फिर वो ऐसे क्यों लिख रहे सेव फ्यूल? पेट्रोल डीजल लिमिटेड रिसोर्स है भाई, तुम ऐसे अगर उड़ा दोगे उनके ऐड सुनकर तो खत्म हो जाएगा उनका बिजनेस। उनको ये बिजनेस कई सालों तक टिका के रखना है, खत्म नहीं करना है बिजनेस को। तो इसलिए इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्लियरली फिट कर लो ये दिमाग में, ये बार बार बीसीके में शब्द आएगा, सस्टेनेबिलिटी। तो आपके बिजनेस कभी भी कैसे होने चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए फॉर जनरेशंस टू कम। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ प्लास्टिक्स, ऑफ कोर्स इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर जनरेशंस, बिकॉज प्लास्टिक इज एज यू ऑल नो नॉन डिग्रेडेबल होता है, नॉन रिसाइकलेबल होता है, करेक्ट? तो इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर जनरेशंस। कभी भी बिजनेस ऐसा चूज करो जो सस्टेनेबल फॉर जनरेशन हो। फिर सर अभी भी प्लास्टिक क्यों यूज होता है? भाई साहब कहां खो गए हो? हाँ उधर मेरे पास नहीं देख रहे, आप नीचे देख रहे हो, एक जगह देखकर ऐसा देखकर उधर ही देखते रहो। क्या सोच रहे थे? जग घूम के आ गए क्या? हाँ तो कहां थे हम लोग? सस्टेनेबिलिटी। सो प्लास्टिक अभी भी क्यों यूज होता है? क्योंकि सिंपल रीजन ये कि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं आया अभी तक। सब्स्टिट्यूट जिस वक्त मिल जाएगा, ऑफ कोर्स एवरी कंट्री इज नाउ डिजायरस कि उनको प्लास्टिक को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट इज मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जब जब आप बोलते हो कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो बिजनेस वाली, तो हर वक्त इट शुड गिव मोमेंटम, मतलब स्पीड टू ग्रोथ। There is a difference between growth and development we discussed in economics. Growth is always in quantity and development is in quality terms. Gestations होता है, uncertainty होता है. What is the meaning of the word gestation? Remember this word, ये इंटर में भी आएगा FM में. Gestation मतलब time required to settle the business. बिजनेस लोग क्यों नहीं करते इतने आसानी से, मालूम है आपको? ये एक पॉइंट की वजह से। बिजनेस में होता है जस्टेशन पीरियड एंड अनसर्टेनिटी होता है बिजनेस में। आप बस बिजनेस डाल दो, लोग चलते चलते वॉक इन आते रहेंगे, अरे बिजनेस खुल गया चलो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? बिजनेस कोई भी खुलता है नया तो उसको सेट करने के लिए टाइम लग जाता है, उसको बोलेंगे जस्टेशन पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू सेटल द बिजनेस इज कॉल्ड एज जस्टेशन पीरियड। Remember this term, time required to settle the business is called as gestation period. आज जो पुणे के इतने फेमस जो आपको जगह पता रहेंगी, जैसे कि चितले बंधु, काका हलवाई, इन लोगों ने कई सालों से बिजनेस किया तब जाके सेटल हुए। तो वो जो स्टार्टिंग के 2-3 साल उनका नाम भी नहीं था मार्केट में, तो उस वक्त उस पीरियड को बोलेंगे जस्टेशन पीरियड। दे वर नॉट सर्टेन कि उनका बिजनेस इतना फेमस होगा, तो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटीज बहुत थी वहां पर, समझे कि नहीं? तो हर बिजनेस में ऐसा होता ही है, अनसर्टेनिटीज आती है, जस्टेशन आता है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है बिजनेस, कभी भी पर्पसफुल होता है बिजनेस, ऐसे विदाउट ऑब्जेक्टिव नहीं चलता है। बिजनेस का एक पर्पस होता है कि आप वो बिजनेस क्यों कर रहे हो, आपको कहां तक एक्सपांड करना है, आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आप आने वाले सालों में खुद को कहां देखना चाहते हो। सो ये सब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल होता है। एंड रिमेंबर बिजनेस इज आर्ट एज वेल एज साइंस। बिजनेस करना एक आर्ट भी और एक साइंस भी है। जब आप नॉलेज गेन करते हो आप साइंस साइड हो, मगर जब आप उसे यूज करते हो तो आप आर्ट साइड हो। इकोनॉमिक्स में याद है आपको फैशन स्ट्रीट, आप हांगकांग लेन गए थे, हांगकांग लेन गए थे ना पुणे में, तो वहां पर आपको वो जो छोटा शॉप वाला था वो कैसे दिख रहा था आपको? क्या कर रहा था वो? आपको वॉच बेच रहा था शायद। क्या बेच रहा था? वॉच। कितने में बोला उसने? 2000। शक्ल देख के कुछ लिखा रहेगा तो उसको दिखा रहेगा, उसने बोला आपको 2000 रुपए। 1000 रहेगा भैया, 2000 क्या, 1900। ठीक है तेरे लिए, ठीक है तेरे लिए, राइट। बट अगर आप बोलते हो 2000, अच्छा 300 रुपए, तो ये होता है कुछ बार्गेनिंग। उसमें वो लास्ट में वो क्या बोला कि भाई इतने में लेना है तो ले लो। लास्ट में उसने क्या बोला? 550 रुपए। अपन ने बोला ठीक है 500, चल डन, कुछ आसपास डील क्लोज हो गई रहेगी। बट ये जो बार्गेनिंग था, ये जो प्राइस नीचे 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 उसने लाया, आपने तो लाया ही लाया, बट उसने लाया बिकॉज ही न्यू कि लेसर द प्राइस मोर द डिमांड। तो यू विल समवेयर यू विल डिमांड इट,
और वो समवेयर जो होता है, अगर उसके प्रॉफिट जोन में रहेगा तो वो हाँ बोलेगा, उसके लॉस जोन में रहेगा तो वो ना बोलेगा। 300 बोल दिया आपने और आप बेशर्म जैसे सिर्फ 300 बोल रहे हो, तो बोलेगा क्या आदमी है यार ये, 300 में मैं कैसे, तू मेरा कर दी 400 का है, तो समझा क्या, वो तो आपको नहीं बेचेगा। मगर अगर वो आप 550, 500, 600 तक रहेगा तो वो बेच भी देगा आपको, 2 पैसे उसको भी तो मिलने चाहिए ना, बिजनेस कर रहा है तो। सो ऑब्वियसली बिजनेस इज आर्ट एज वेल एज साइंस। कुछ बिजनेसमैन को देखो आप कैसे सटीक बिजनेस करते हैं, आप खुद आपके आसपास, घर के आसपास या सिनेरियो इमेजिन करो, आपको याद आएगा कि कोई बिजनेसमैन ऐसे रहते हैं जिनके पास आपको बार बार रिविजिट करने की इच्छा होती है। मतलब आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, आप बोलोगे इधर ही जाने का है, होता है कि नहीं होता है? अरे क्या सर, क्या बात है, कब बहुत दिन, अरे बेटा कैसे हो तुम, हैं? थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल, थोड़ा सा अच्छी बात, अरे ये जब मैंने देखा मेरे दुकान में रखा ना, तेरी याद आई मुझे, तेरे को ही देना था मुझे। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं था भाई, आप भी उसको देखा, तुमको याद है कि ये चिपका सकते हैं, राइट? बट वो होता है, एक स्किल होता है जिसमें आप बोलो अरे अंकल कितना ख्याल रखते मेरा, है ना? और फिर मस्त अपने को लगता है अगली बार भी अंकल इस बार कुछ है क्या, और अरे तू रुक, दो दिन रुको, और 2 दिन में बराबर नहीं बिकने वाला आइटम या कोई नया आइटम आपके लिए लेके आएगा और आपको बराबर चिपकाएगा। बट जो भी हो, ऐसा होता है कि उस दुकान में आपको बार बार जाने की इच्छा होती है, क्योंकि उनके पास वो आर्ट है, उनके पास वो आर्ट है बिजनेस करने का। कुछ लोग होते हैं देखो, नो बार्गेनिंग, मुझे तो लगता है ये बेस्ट है, नो बार्गेनिंग वाला लॉजिक बहुत बेस्ट है। क्योंकि बार्गेन करने से क्या होता है कि समझता ही नहीं है कि अपन ने राइट प्राइस पे बाय किया है क्या। जस्ट इमेजिन करो, वो 2000 वाली वॉच तुमने कितने में बाय करने की बात की, 550, ठीक है, 550 रुपये भी दिए ना, सो निकलते निकलते आपको लगेगा अरे यार 500 बोलता तो शायद मिल जाता, है ना, 50 ज्यादा दिए शायद, होता ही है ऐसा। बट अगर वो पहले से ही बोलता 600 नो बार्गेनिंग, और किसी को भी वो 600 में ही देता, नहीं तो नहीं देता, तो ऑब्वियसली अपन 600 देते हो, डाउटफुल नहीं रहते। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस। कुछ शॉप्स में लिखा रहता है नो बार्गेनिंग, और एक्चुअल में बार्गेनिंग नहीं करते वो लोग, बराबर है ना, एक कस भाव लिखा रहता है ना ऐसा। सो इट इज नथिंग बट फिक्स्ड प्राइस शॉप, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और दूसरे वाले का कुछ शॉप्स ऐसे रहते हैं, उनका आर्ट ही अलग रहता है, 500 की चीज वो 2000 बोलने में शर्म नहीं रखते, तो दैट इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। So these are various features of business. Coming to objectives of business, there are various objective actually. हम objective cover नहीं कर पाएंगे आज, हमारे पास टाइम नहीं है उतना, हम objective को कल कवर करेंगे, ठीक है। आज जितना भी हमने कवर किया है, आप बस एक काम करना, सिलेबस जितना जैसे जैसे आगे जाता है, एक बार जस्ट मॉड्यूल से 1 टाइम रीड कर लेने का, मॉड्यूल से 1 टाइम जस्ट रीड इट, एंड डोंट फोकस ऑन वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग, आर यू एबल टू रिकॉल, आर यू एबल टू मग अप, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ रीड करते जाना है। कर लोगे अच्छे से? चलो, शैल वी स्टॉप हियर? गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। सर फार्मर सर्विस में आता है, गुड्स में आता है? क्या क्या? सर फार्मर है ना, वो सर्विस में आता है या गुड्स में आता है? फार्मर आपको सर्विस दे रहा है या आपको प्रोडक्ट दे रहा है? आप फार्मर से क्या ले रहे हो? प्रोडक्ट ले रहे हो, फूड क्रॉप ले रहे हो, कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो आप फार्मर से, तो फार्मर एक्चुअली बिजनेस में आना चाहिए। सर्विसेज वो होती है जो जनरली आपको सिर्फ सर्विसेज दी जा रही है। जैसे वेजिटेबल वेंडर क्या कर रहा है, फार्मर से खरीद कर आपको बेच रहा है, वो सर्विस दे रहा है आपको, समझे? बट अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज में बिजनेस हो रहा है ना। बिजनेस जो होता है वो सिर्फ गुड्स में नहीं होता है, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज में भी बिजनेस होता है, करेक्ट? यस सर। यस। चलिए कल मिलते हैं।